नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 17 मार्च को राजस्थान दिवस 30 मार्च के आयोजन की समीक्षा बैठक की। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने इस वर्ष राजस्थान दिवस को जन कल्याण के समर्पित कार्यकर्ताओं के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, जिसमें गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति को लाभ पहुंचाने के प्रयास किए जाएंगे। इस मौके पर रोजगार उत्सव, किसान कल्याण कार्यक्रम, नारी सशक्तिकरण योजनाओं के तहत कई लाभार्थियों को अनुदान और स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि लगभग 5,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। इसके अलावा राइजिंग राजस्थान निवेश उत्सव के तहत 3 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की शुरुआत होगी। हर जिले में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। मुख्यमंत्री ने वंचितों को वरीयता देने का संकल्प व्यक्त किया और कई योजनाओं को लागू करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। और जयपुर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां राजस्थान दिवस कार्यक्रम की देखिए समीक्षा की गई थी और इस मौके पर मुख्यमंत्री की भी मौजूदगी रही। जहां मुख्यमंत्री ने इसकी समीक्षा बैठक की तो वहीं रोजगार उत्सव और किसान कल्याण पर भी देखिए यहां पर चर्चा की गई, विचार विमर्श किया गया और इसी के साथ साथ विकास कार्यों का शिलान्यास किया जाएगा, ऐसा भी कहा गया। लेकिन इस बीच आपको बता दें, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 17 मार्च को राजस्थान दिवस 30 मार्च के आयोजन की समीक्षा बीच गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा, जिसके लिए समीक्षा बैठक की गई कि किस तरह से कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, कौन कौन इस कार्यक्रम में शामिल होगा, सभी पर रूपरेखा तैयार की जाएगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की संस्कृति, पर्यटन और लोक कला को वैश्विक मंच पर प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। जैसा कि राज्यसभा सांसद मदन राठौर ने 17 मार्च को बताया कि केंद्रीय संस्कृति मंत्री राजेंद्र सिंह शेखावत ने सदन में वैश्विक भागीदारी योजना के तहत भारत की सांस्कृतिक विरासत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने की जानकारी दी। इस योजना के माध्यम से भारतीय लोक कला को विदेशों में प्रदर्शित किया जा रहा है और द्विपक्षीय सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत किया जा रहा है। भारत महोत्सव इसके प्रमुख घटक के रूप में विदेशों में कलाकारों को अपनी कला प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करता है। इसमें लोक संगीत, नृत्य, रंगमंच जैसे कई कला रूपों का प्रबंधन किया जाता है। सरकार कलाकारों के खर्च का वहन करती है और पैनलबद्ध सूची से कलाकारों का चयन किया जाता है। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की संस्कृति, पर्यटन और लोक कला को वैश्विक मंच पर प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाए हैं और ऐसे में राज्यसभा सांसद मदन राठौर ने 17 मार्च को बताया कि केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सदन में वैश्विक भागीदारी योजना के तहत भारत की सांस्कृतिक विरासत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने की जानकारी दी। इस योजना के माध्यम से भारतीय लोक कला को विदेशों में प्रदर्शित किया जा रहा है और द्विपक्षीय सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत किया जा रहा है। भारत महोत्सव इसके प्रमुख घटक के रूप में विदेशों में कलाकारों को अपनी कला प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करता है। इसमें लोक संगीत, नृत्य, रंगमंच जैसे कई कला रूपों का प्रदर्शन किया जाता है। सरकार कलाकारों के खर्च का वहन करती है, जैसे पैनलबद्ध सूची में कलाकारों को चयन किया जाता है। और 17 मार्च को सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार राजदक ने अपेक्स बैंक सभागार में राज्य बजट 2025-26 की घोषणाओं और विभागीय गतिविधियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बजट घोषणाओं को समयबद्ध तरीके से लागू किया जाए और आकर्षित ऋणों की वसूली अधिनियम के तहत की जाए। और वही चना सरसों की समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश भी दिए गए और साथ ही पुराने अनियमितताओं वाले केंद्रों की जांच करवाई जाए। उन्होंने फर्जीवाड़े के मामलों में दोषियों से वसूली को कार्यवाही करने की बात की। सहकारिता मंत्री ने पैक्स के कंप्यूटराइजेशन को और तेज करने, 2500 ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन करने का लक्ष्य तय किया। वहीं बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों ने भी विभागीय कार्यों की प्रगति पर चर्चा की, समय पर लक्ष्यों को पूरा करने की प्रतिबद्धता भी जताई।
और देखिए जयपुर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां बजट घोषणाओं और विभागीय गतिविधियों की समीक्षा की गई है। सहकारिता मंत्री ने समीक्षा बैठक की है और देखिए बैठक की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बेहद महत्वपूर्ण बैठक जहां खुद इसकी समीक्षा करते हुए सहकारिता मंत्री नजर आए, जहां अनियमितताओं वाले केंद्रों के जांच के आदेश दिए हैं कि जहां पर भी अनियमितता पाई जा रही है वहां जांच की जाए और जो चीज भी सामने आती है उस पर कार्रवाई जरूर होगी। और देखिए पैक्स कंप्यूटराइजेशन को भी तेज करने के लिए दिशा निर्देश देते हुए सहकारिता मंत्री नजर आए। तस्वीरें दिखा रहे जहां 17 मार्च को सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दत्त ने अपेक्स बैंक सभागार में राज्य बजट 2025-26 की घोषणाओं और विभागीय गतिविधियों की समीक्षा की है। और सहकारिता मंत्री खुद यहां पर समीक्षा करते हुए नजर आए, जहां पर बता दें कि अधिकारियों को निर्देश दिया कि बजट घोषणाओं को समयबद्ध तरीके से लागू किया जाए और केंद्रों की जांच करवाई जाए। उन्होंने फर्जीवाड़े के मामले में भी दोषियों से वसूली की कार्रवाई करने की बात कही। आगे बढ़ेंगे जहां पर हनुमानगढ़ से एक अहम खबर सामने आई है, जहां इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 26 मार्च से 60 दिन का क्लोजर लिया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि इस दौरान 26 मार्च से 26 अप्रैल तक 1 माह के लिए पेयजल आपूर्ति जारी रहेगी और सरहिंद फीडर से 2000 क्यूसेक पानी की आपूर्ति की संभावना है। 27 अप्रैल से 27 मई तक पूर्ण क्लोजर रहेगा। हालांकि जल संसाधन विभाग की ओर से अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। बस क्लोजर के दौरान पंजाब में रिलाइनिंग का कार्य किया जाएगा, जिसमें 16 किलोमीटर लंबाई का काम बाकी है। राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में 3 किलोमीटर का काम शेष है। 2018 में एनडीपी ने 3291 स्वीकृत किया है, जिसमें से तहत नहर और वितरिकाओं की रीलाइनिंग की जा रही है। पंजाब में लगभग 80% काम पूरा हो चुका है और राजस्थान में यह कार्य लगभग समाप्त हो चुका है। और वही अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अनिल पालीवाल मंगलवार को बीकानेर पहुंचे और सदर थाना का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पालीवाल ने मामलों की जांच में संवेदनशीलता बरतने और आरोपियों को सजा दिलवाने के लिए गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हमेशा कानून के तहत होती है, चाहे वे बुलडोजर चलाने की हो या फिर बिल्डिंग गिराने की हो। एनडीपीएस एक्ट के तहत संपत्ति फ्रीज करने जैसी कार्रवाई भी कानूनी प्रावधानों के अनुसार की जाती है। और इस मौके पर एसपी कावेंद्र सागर और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अनिल पालीवाल मंगलवार को देखिए बीकानेर पहुंचे हैं और ऐसे में सदर थाना का निरीक्षण भी किया। इस दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। बता दें कि पालीवाल ने मामलों की जांच की अगर बात कर ले तो संवेदनशीलता बरतने और आरोपितों को सजा दिलाने के लिए गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी दिशा निर्देश देते हुए नजर आए, जहां उन्होंने कहा कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हमेशा कानून के तहत होती है और चाहे वो बुलडोजर चलाने की हो या फिर बिल्डिंग गिराने की। एनडीपीएस एक्ट के तहत संपत्ति फ्रीज करने जैसी कार्रवाई भी कानूनी प्रावधानों के अनुसार की जाती है। इस मौके पर एसपी कावेंद्र सागर और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। बीकानेर से तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां अनिल पालीवाल ने बीकानेर में देखिए निरीक्षण किया और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी इसके लिए दिया गया। जांच में संवेदनशीलता बरतने के लिए भी उन्होंने निर्देश दिए और इसी के साथ साथ अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर भी जोर दिया। वार्षिक रूप से तो इसी क्रम में बीकानेर जिले का निरीक्षण है, जिसमें थानों की वर्किंग है, पुलिस लाइन की वर्किंग है, विभिन्न जो प्राथमिकताएं पुलिस मुख्यालय की और कानून व्यवस्था अपराध सभी विषयों पे जानकारी, एक मार्गदर्शन का मौका मिलता है, रिव्यू का मौका मिलता है और फील्ड की जो समस्याएं हैं उनकी भी जानकारी मिलती है। तो ये एक बड़ा एक विस्तृत इसका एक पर्पस भी रहता है और प्रक्रिया रहती है। सर दो जगह का आपने निरीक्षण किया है, एक डूंगरगढ़। नहीं, निरीक्षण तो अभी एक लगातार मैं जैसा बता रहा हूँ प्रक्रिया है और जो भी थाने हैं उनके अंदर अपराध नियंत्रण में क्या प्राथमिकता रहनी चाहिए, क्या कार्रवाई रहनी चाहिए, तो एसपी साहब के मार्गदर्शन में कार्रवाई कर रहे हैं। और सीओ सदर है, वहाँ पे एक बड़े यंग ऑफिसर हैं आईपीएस जो फर्स्ट पोस्टिंग में असिस्टेंट एसपी है, वो काफ़ी रुचि ले रहे हैं और टेक्निकल पॉइंट्स पे इन्वेस्टिगेशन
जो आज के समय के हिसाब से इन्वेस्टिगेशन जरूरी है उस हिसाब से भी कर रहे हैं और मतलब अपने सर्कल के थानों की वर्किंग देख रहे हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया एक लगातार प्रक्रिया है और जिन पॉइंट्स को और ध्यान देना चाहिए उसकी चर्चा होती है। तो ये इंस्पेक्शन नोट भी फॉर्मली भी भेजा जाता है। तो पूरा टीम वर्क से अच्छा प्रयास कर रही है पुलिस। आगे बढ़ेंगे जहां टीबी अलर्ट इंडिया की पहल पर राजकीय चिकित्सालय आमेर में 40 टीबी मरीजों को फूड बास्केट का वितरण किया गया। यह कार्यक्रम संजीवनी परियोजना के तहत आयोजित हुआ, जिसका उद्देश्य टीबी मरीजों को पोषण सहायता प्रदान कर उनके उपचार को बनाए रखना और रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करना था। इस मौके पर जयपुर प्रथम के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर रवि शेखावत ने बताया कि ये पहल टीबी मरीजों की रिकवरी में मददगार साबित होती है। डॉक्टर अभिषेक सुरोलिया ने कहा कि संतुलित पोषण टीबी मरीजों की दवाओं के प्रभाव को बेहतर बनाता है। कुपोषण एक बड़ी चुनौती है और इस प्रकार की पहल से उपचार अधिक प्रभावी हो सकता है। इस कार्यक्रम में अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अशोक वर्मा और अन्य चिकित्सक मौजूद रहे। और देखिए, सरकार ने एक अच्छी पहल की और इसी के साथ साथ सरकार का ये बड़ा अभियान है कि टीबी मुक्त भारत बनाना। और इसके लिए देखिए प्रत्येक राज्य में एक बड़े स्तर पर अभियान भी चलाया जा रहा है। और यहाँ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर टीबी को जो है जो मरीज है उन्हें यहाँ पर पोषण किट वितरित किया गया है, पोषण फूड बास्केट दिया गया है। बताया जाता है कि ये मरीजों को रिकवर करने में आसानी होती है, क्योंकि टीबी मरीजों को देखिए यहाँ पर सरकार की तरफ से कई तरह की सुविधाएं दी जाती हैं। उन्हें महीने के पैसे भी दिए जाते हैं और इसी के साथ साथ उन्हें, और यहाँ देखिए कुपोषण किट भी उन्हें वितरित की जा रही है। और इसके लिए सरकार की एक अच्छी और बड़ी पहल मानी जा रही है, जहां तमाम टीबी मरीजों को यहाँ पर फूड बास्केट का वितरण किया जा रहा है। जालोर जिले के सिवाड़ा गांव में सरपंच प्रियंका अमर सिंह बिश्नोई ने अपने कार्यकाल के समापन पर धन्यवाद सभा और होली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में ग्रामीणों ने उत्साह के साथ भाग लिया और सरपंच प्रतिनिधि अमर सिंह बिश्नोई तथा पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि दिनेश कुमार जागू ने ग्रामीणों को साफा पहनाकर उनका सम्मान किया। सरपंच ने अपने कार्यकाल के दौरान किए गए विकास कार्यों की जानकारी दी और ग्रामवासियों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि उन्होंने बिना किसी भेदभाव के सभी ग्रामवासियों की सेवा की। कार्यक्रम के बाद सरपंच ने ग्रामीणों के साथ होली खेली और उन्हें गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। होली मिलन स्नेह मिलन समारोह में जोधपुर की प्रसिद्ध गेर टीम ने आकर्षक नृत्य प्रस्तुत किया, जिसमें ग्रामीणों ने भी हिस्सा लिया और गेर नृत्य का आनंद लिया। यह आयोजन ग्रामवासियों के लिए यादगार रहा। किया सरपंच ने विकास कार्यों की यहां पर जानकारी भी दी और ग्रामीणों को साफा पहनाकर यहां सम्मानित भी किया। होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। तो देखिए तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किया गया, जहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सांस्कृतिक गीतों पर लोग थिरकते हुए नजर आए। एक दूसरे को गुलाल लगाकर सभी ने होली की शुभकामनाएं भी दी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बता दें कि सरपंच ने अपने कार्यकाल के दौरान किए गए विकास कार्यों की भी यहां पर जानकारी दी और ग्रामवासियों का भी आभार जताते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि बिना किसी भेदभाव के सभी ग्रामवासियों की सेवा की। कार्यक्रम के बाद सरपंच ने ग्रामीणों के साथ होली खेली और उन्हें गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। और इसी के साथ होली मिलन समारोह में जोधपुर की प्रसिद्ध गेर टीम ने आकर्षक नृत्य भी प्रस्तुत किया। धौलपुर जिले में शनिवार दोपहर 2 बजे से जिला बैठक और अभ्यास वर्ग का आयोजन जिला अध्यक्ष नरेंद्र त्यागी की अध्यक्षता में हुई। इस कार्यक्रम में जयपुर प्रांत से मुख्य अतिथि सह प्रांत धर्म प्रचार प्रसार प्रमुख बहादुर सिंह ने मार्गदर्शन दिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को आगामी राम उत्सव के कार्यक्रम जिले के हर प्रखंड और खंड के आयोजित करने के लिए प्रेरित किया और गौरक्षा, लब जिहाद, बैंक जिहाद और इसी के साथ साथ लैंड जिहाद जैसे जलवंत विषयों पर प्रकाश डाला। बैठक में जिला मंत्री गिरीश वैद्य द्वारा संगठन विस्तार पर चर्चा की गई और कार्यकर्ताओं से ग्राम स्तर पर पहुंचने के तरीकों पर विचार किया गया। बैठक में नए दायित्वों की घोषणा भी की गई, जिसमें दीपक पचौरी को बजरंग दल जिला गौरक्षा प्रमुख, रविंद्र प्रजापति को सह गौरक्षा प्रमुख और शुभम श्रीवास्तव को मिलन प्रमुख बनाया गया। बैठक में विश्व हिंदू परिषद के जिला सहमंत्री मनोज कुमार सोनी और जिला विशेष संपर्क प्रमुख राम शर्मा भी मौजूद रहे।
और धौलपुर से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर जिला बैठक और अभ्यास वर्ग का देखिए आयोजन किया गया है। जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में यह आयोजन हुआ है जहां गौ रक्षा, लव जिहाद तमाम मुद्दों पर बात की गई, चर्चा हुई, नए दायित्वों की घोषणा और कार्यकर्ताओं का भी उत्साह जरूर देखने को मिला यहाँ पर। बैठक में विश्व हिंदू परिषद के प्रमुख अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहे। देखिए कार्यकर्ताओं से ग्राम स्तर पर पहुंचने के लिए उन तरीकों पर विचार किया गया और बैठक के नए दायित्वों की घोषणा भी की गई, जिसमें बता दें कि दीपक पचौरी को बजरंग दल जिला गौरक्षा प्रमुख, रविंद्र प्रजापति को सह गौरक्षा प्रमुख और शुभम श्रीवास्तव को मिलन प्रमुख बनाया गया। बैठक में विश्व हिंदू परिषद के जिला महामंत्री मनोज कुमार सोनी और जिला विशेष संपर्क प्रमुख राम शर्मा भी यहां पर मौजूद रहे। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी ब्लॉक में अटल जन सेवा शिविर का आयोजन जिला कलेक्टर रा कानाराव की अध्यक्षता में किया गया। इस शिविर में आमजन की परियोजनाओं का निस्तारण किया गया। कलेक्टर ने जन सुनवाई के दौरान प्राप्त परिवादों का त्वरित निस्तारण करने के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने पीएचईडी को आगामी नहरबंदी की ध्यान से रखते हुए और पर्याप्त जल भंडारण की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। नगर पालिका टिब्बी के अधिशासी अधिकारी को नगर क्षेत्र में स्वच्छता बनाए रखने की व्यवस्था में सुधार करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की सलाह दी। इसके साथ ही चिकित्सा विभाग को टीबी मरीजों के अधिकतम चिन्हीकरण और समुचित उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। शिविर से पहले कलेक्टर ने एसडीएम कार्यालय का भी निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीएम सत्यनारायण सुथार, तहसीलदार हरीश टोक और पंचायत समिति प्रधान निकू राम सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। खाजूवाला के किसान शिव प्रकाश भादु ने जैविक खेती से खेती की नई दिशा दिखाई दी। पिछले 8 सालों से 40 बीघा जमीन पर बिना किसी कीटनाशक और रासायनिक खाद के वे फसल उगा रहे हैं। उनकी गेहूं, चना और सरसों की फसलें बाजार में उच्चतम दामों पर बिकती है, जिससे लाखों रुपए की बचत करते हैं। उनकी खेती में 8 किलो प्रति बीघा गेहूं का बीज बोया जाता है, जबकि अन्य किसान 40 किलो तक लगाते हैं। तो वही भादु के खेत में देसी गाय तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर खाजूवाला के किसान शिव प्रकाश भादु ने जैविक खेती में खेती की नई दिशा दिखाई दी है, जहां पर पिछले 8 सालों से 40 बीघा जमीन पर बिना किसी कीटनाशक और रासायनिक खाद के वे फसल उगा रहे हैं और उनके गेहूं, चना और सरसों की फसलें जो है वो बाजार में उच्चतम दामों पर बिकती है, क्योंकि यहां पर देखिए फसल को उगाने के लिए देसी गाय के गोबर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से फसलें इनकी लहलहाती हुई उपज होती है और इनके लिए देखिए कई बार सम्मानित भी किया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर जैविक खेती को एक नई दिशा मिलती हुई नजर आ रही है। किसान शिव प्रकाश भादु ने एक नई दिशा दिखाई है। सरकार ने शिव प्रकाश भादु को यहां पर सम्मानित भी कर चुकी है। तो देखिए उनकी खेती को सरकार ने कई बार सम्मानित किया है, क्योंकि यहाँ पर देसी गाय के गोबर से वो फसलों को उगाते हैं, जिस वजह से इनकी फसल जो है वो काफी मात्रा में उगती है। और जबकि अन्य किसान जो है वो 40 किलो तक लगाते हैं, लेकिन इनकी खेती में 8 किलो प्रति बीघा गेहूं का बीज बोया जाता है। भादु के खेत में देसी गाय का गोबर इस्तेमाल होता है और फसलें अधिक उगती हैं, इस वजह से इन्हें सम्मानित भी किया गया है। चालीस बीघा जमीन है और उसमें संपूर्ण जैविक खेती, ऑर्गेनिक खेती कर रहा हूँ। 0 बजट की खेती भी कह सकते हैं उसको, अपने ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो इसमें जो है वो लागत फसल पे बहुत ही कम है और बहुत ही कम पानी से पक करके फसल तैयार हो जाती है। और जो मैं ये जैविक खेती कर रहा हूँ, कुदरती खेती, प्राकृतिक खेती या 0 बजट की खेती, वो गो आधारित जैविक खेती है। जैसे देसी गाय के गोबर, गौमूत्र से वेस्ट डिकम्पोजर तैयार करके फिर उससे जीवामृत, घन जीवामृत, गोबर गैस प्लांट की सैलरी, बर्मी कंपोस्ट वगैरह, और ये जो पत्थरों का रस है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, हुमिक एसिड है, ये सारा घर पे ही तैयार करके, और गाय की जो छाछ है, लस्सी है, उसकी स्प्रे वगैरह, गोमूत्र की, और उससे ही ये जैविक खेती संभव है। यानी मेरा मानना है कि एक किसान एक देसी गाय से 1 मरबा जमीन की जैविक खेती कर सकता है और उसको कहीं कोई सिलेंडर लाने की भी आवश्यकता नहीं होगी। गोबर गैस प्लांट लगा दे तो उसको कोई सिलेंडर के लिए भी कहीं जाना नहीं पड़ेगा। पिछले 1 वर्ष से मैं ये बेड पर, यानी इसको पिकनिक विधि भी बोलते हैं, और ये डॉक्टर आशिफ शरीफ की एक पद्धति है पिकनिक विधि। तो
बेड प्लांटर मशीन से ये मेरी बिजाई की हुई है। सारे खेत में पीछे मूंग थे वो भी 4 क्विंटल बीघे के निकले थे। और अब ये गेहूं की फसल आप देख रहे हो, ये 4 पानी लगे हैं और पक्के तैयार हो गई है। और आज हमारे इस विशेषकर खजुआड़ा से लेकर के और अनूपगढ़ तक का जो बीच का क्षेत्र है, जहाँ मीठा नीचे का पानी भी सही नहीं है, भूजल भी, तो यहाँ हमारे को एक एक पानी के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो इसमें पानी की बहुत बचत है, क्योंकि नालियों में पानी देना पड़ता है सिर्फ। तो आप आगे देखोगे चना की फसल है, सरसों की फसल है, वो भी जोरदार खड़ी है। यानी दूसरी फसल का आप अगर उसका कंपेरिजन करोगे तो उसमें भी कहीं कम नहीं है जैविक खेती। और आने वाले समय की मांग है जैविक खेती। 5,000 रुपये क्विंटल मेरी घर से ही ले जाते हैं। और सरसों है वो नागौर हाईटेक वाले रामू जी चौधरी, और वो 20% एक्स्ट्रा मार्केट या एमएसपी जो भी ऊपर हो उससे 20% एक्स्ट्रा मेरे को दाम मिलते हैं। जैसे 6,000 रुपये मार्केट रेट, तो मेरी 72 रुपये सरसों बिक जाती है। और जयपुर विकास प्राधिकरण ने 17 मार्च को कई क्षेत्रों में अवैध कॉलोनियों और अतिक्रमणों के खिलाफ अभियान चलाया। जोन PRN साउथ के नारायण सरोवर में 60 फीट सड़क पर अतिक्रमण हटाकर रास्ता मुक्त किया गया। जोन 10 के जयसिंहपुरा खोरबे करीब 32 बीघा कृषि जमीन पर अवैध कॉलोनी को ध्वस्त किया गया, जिसमें सीमेंट की सड़कें और बाउंड्री वॉल बनाई गई थी। वहीं जोन 6 के मुरलीपुरा में अवैध निर्माण को भी ध्वस्त किया गया। और इस अभियान के तहत 2024 में 383 और 2025 में 91 अवैध कॉलोनियां ध्वस्त की गईं। पुलिस महानिरीक्षक कैलाश चंद्र विश्नोई ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी अवैध निर्माण या अतिक्रमण की शिकायत हेल्पलाइन नंबर 0141256580 या फिर 181 दिया जा सके। और खबर वैर के गांव रायपुर से है, जहां पर पेड़ पर लटक कर अज्ञात महिला ने गले में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पेड़ पर 28 वर्षीय युवती का शव मिलने की सूचना पर पहुंची वैर थाना पुलिस ने मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए वैर CHC भेजा। वहीं वैर पुलिस मृतका के शिनाख्त में जुटी है। बता दें कि मृतका के हाथ पर रामा पत्नी सोनू और भाई का नाम जीतू लिखा हुआ है। भरतपुर जिले में माफियाओं के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। भुसावर क्षेत्र में एक माफिया कप्तान फर्जी पट्टी जारी कर अवैध रूप से जमीनों पर कब्जा कर रहा है, जिसमें गौशाला की जमीन भी शामिल है। गौशाला मालिक ने इस मुद्दे को लेकर भुसावर थाने में शिकायत की है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। गौशाला मालिक का कहना है कि उनकी गौशाला 35 साल पुरानी है और ये जमीन पूरी तरह से उनकी है, लेकिन माफिया पैसे के बल पर बार बार अवैध कब्जा कर रहा है। गौशाला मालिक ने कई बार थाने के चक्कर लगाए, लेकिन पुलिस की लापरवाही के कारण माफियाओं की आदतें नहीं बदल रही हैं और इस मामले में सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है, ताकि माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।